हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का हम लोग एक अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं फॉर्मूला का। और उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूला का रिवीजन करते करते आप लोग 70% चैप्टर का भी अच्छे से रिवीजन कर ही लोगे। ठीक है, तो थ्योरी तो आप लोग पढ़े हो, लेकिन फॉर्मूला अगर आप लोग भूल जाते हो तो लास्ट टाइम में ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। फॉर्मूला से ही थ्योरी का नॉलेज होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है, इस सॉल्यूशन चैप्टर को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट पार्ट है कंसंट्रेशन टर्म्स, सेकेंड पार्ट है सॉल्युबिलिटी एंड द थर्ड पार्ट है कौन चीज, तो वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पहले हम लोग एक और टर्म पढ़ेंगे, दैट इज वांट्स ऑफ फैक्टर। हम लोग सारे टर्म्स, सारे फॉर्मूला, उनके सारे केसेस एकदम लगभग 10 मिनट के वीडियोस में देख लेंगे। और मेरी ये गारंटी है कि इस वीडियो देखने के बाद आपका सॉल्यूशन चैप्टर भले ही आप 2 महीना पहले पढ़े हो, लेकिन बिल्कुल ताजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से देखिए, सबसे पहला पार्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। क्लियर, इसमें हमने यहां पर सबसे पहला लिया हुआ है मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है, जिस कंपोनेंट का मास परसेंट कहा जाए उसका मास बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो ये मास परसेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मोलैरिटी यहां पर क्या होती है। मोलैरिटी के लिए सबसे पहली बात है नंबर ऑफ मोल्स, जो सॉल्यूट के निकालते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उनके मोल्स निकाल रहे हैं तो उनका वेट बाय उसका मोलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स देता है। ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी क्या होता है, 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दिस इज मोलैरिटी। बेसिकली m इज इक्वल टू एन बाई वी। और हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से, यहां केस यही है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज करेगी, इसलिए टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट से मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिमिलर है इसके जैसा, बट यहां मोल से यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट का बेसिकली यहां फॉर्मूला है गिवन मास, यानी जितने अमाउंट में सॉल्यूट लिया गया है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो वो होता है मोलर मास, जिसका हम लोग निकाल रहे हैं उसका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर क्या है, तो एन फैक्टर मींस दैट डिसोसिएशन, जैसे मान लो कि हम लोग करते हैं, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कोई आयनिक सॉलिड है, तो आयंस यानी आयनिक सॉलिड यानी सॉल्ट के केस में जितने मेटल और मेटल बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं दैट इज एन फैक्टर। जैसे NaCl में 1 इलेक्ट्रॉन, तो NaCl का एन फैक्टर 1 कहलाएगा। कैल्शियम क्लोराइड में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो 2 उसका एन फैक्टर कहलाएगा। एसिड के केस में जितने H+ आयन निकल रहे हैं दैट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड, वो उसका एन फैक्टर होगा। और बेस के केस में जितने OH- जो रिप्लेसेबल है दैट इज एसिडिटी ऑफ अ बेस, वो उसका एन फैक्टर कहलाएगा। तो एन फैक्टर से हम लोग पहले इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास से हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट से मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। और नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बीच में एक कॉमन सा रिलेशन और क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि अगर नहीं जानोगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर डायरेक्ट। अगर हमें मोलैरिटी दिया हुआ है, एन फैक्टर हमें पता चल गया मॉलिक्यूल देख करके, तो हम लोग डायरेक्टली मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। ठीक है, अब है मोलैलिटी क्या होता है, तो मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। ठीक है ना, मोल पर केजी, दिस इज मोलैलिटी। ठीक है, और ये मोलैलिटी में दोनों ही मास का टर्म है, दैट मींस यहां पर ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मास टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होता है। पार्ट्स पर मिलियन मास परसेंट जैसा ही है, यहां 100 से मल्टीप्लाई किया गया, यहां 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मास रहे या वॉल्यूम रहे, जो भी रहे, ऊपर में पर्टिकुलर कंपोनेंट का हम लोग ले लेना है, वही पार्ट्स है। पार्ट्स मींस बाय मास या बाय वॉल्यूम, तो यहां पर पार्ट्स कंपोनेंट का ले लेंगे, नीचे में टोटल सॉल्यूशन का पार्ट ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1 मिलियन से, तो वो पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जिस भी, अगर मान लो कि एक सॉल्यूशन हमारे पास 2 कंपोनेंट है A और B, तो दोनों का ही मोल फ्रैक्शन अपना अपना होगा। 1 मोल के अगर पूरे सॉल्यूशन को हम लोग 1 मोल कंसीडर कर ले, तो 1 मोल में जितने हिस्से में सॉल्यूट होगा उतना हिस्सा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और 1 में जितना सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे, तो जिसका आपको जो कंपोनेंट्स होगा उन सबके मोल्स निकाल लेंगे, गिवन कंपोनेंट का मोल बाय टोटल मोल करेंगे तो वो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। यहां पर भी गिवन कंपोनेंट बाय टोटल करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। एंड दिस इज इन द केस ऑफ सॉल्यूशंस,
है ना। सॉल्यूशन में हम लोग सॉलिड सॉल्वेंट डाला हुआ है तो उसमें हम लोग यहां मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर वही वेपर फेज में आपको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ हो तो पार्शियल प्रेशर केस में आप लोग जान लो यहां पर मोल फ्रैक्शन जो है वहां पर हम लोग YA से इंडिकेट किए हुए हैं, यानी A का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो वहां पर A का हम लोग को ले लेना है पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर, पूरे वेपर का टोटल प्रेशर ले लेना है। तो पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर, दिस इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म का टोटल बात रहा। यहां पर एक डाल्टन लॉ भी आएगा जो आगे हम लोग बताएंगे ही सॉल्युबिलिटी वाले टर्म में। तो कंसंट्रेशन टर्म का ये हमारा सिस्टम है, फॉर्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगले टर्म में चलते हैं जो कि है हमारा सॉल्युबिलिटी। तो पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में हमारे पास में है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी यहां पर हमारे पास मेनली बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जिस फैक्टर पर डिपेंड करती है वो फैक्टर हमारा एक सेंटेंस है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। दैट मींस पोलर में ही और नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप की सॉल्युबिलिटी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, गैस इन लिक्विड हमारा इंपॉर्टेंट है। गैस इन लिक्विड का जो कंडीशन है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है यहां पर वो डिक्रीज हो जाएगी, जबकि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारी सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज करेगा। और प्रेशर से रिलेटेड यहां पर हेनरीज लॉ आता है, ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होती है गैस की, यानी कि जो गैस हमारे सॉल्यूशंस के ओवर में होते हैं उनकी पार्शियल प्रेशर जो है ना सॉल्यूशन में घुले हुए गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन, ये जो मोल फ्रैक्शन है वो सॉल्यूशन के अंदर में घुले हुए गैस के अमाउंट में है। यानी कि जो आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो बोतल को, तो कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल है यहां पर इस तरह से कोल्ड ड्रिंक का मान लो बोतल है, तो यहां तक कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ, इसमें कुछ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कुछ वेपर होता है, ये हमारा जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है इस सिस्टम पर। तो यहाँ पर क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस है यहाँ पर वो इसके प्रेशर को इक्विलिब्रियम में बना के रखेगा तभी आपका, नहीं तो ये गैस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड द सॉल्यूशन के। तो यहां पर यही है, पी नॉट गैस प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, पी नॉट गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस। ये हमारा के एच क्या हो गया, ये एक्चुअली में एक्स नहीं, ये एक्चुअली में जीटा होता है। ठीक है ना, एक्स पढ़ देते हैं। ये के एच क्या है, के एच हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो जो कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह के एग्जांपल में, स्क्वायर डाइवर्स के एग्जांपल में जो क्या कहते हैं एनोक्सिया जो हो जाती है क्लाइंबर्स को, ठीक है ना, लो ब्लड प्रेशर के कारण से पहाड़ चढ़ने वाले को, तो वो सभी एप्लीकेशन जो होती है हेनरीज लॉ में आती है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये पार्ट 2 में हमारा हेनरीज लॉ आता है, उस पर ये फॉर्मूला आता है, यहां से आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मेनली पार्ट 3 में और लास्ट पार्ट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने वाले वैंड्स ऑफ फैक्टर, जिस पर सवाल डेफिनेटली आते हैं। तो पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। पार्ट 3 में हमारे पास में है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैंड्स ऑफ फैक्टर को और जानेंगे कि इसकी क्यों जरूरत पड़ती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो जान लीजिए वैंड्स ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ती है इसीलिए क्योंकि सॉल्यूट्स हमारे पास कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग ग्लूकोज ले लें, फ्रक्टोज ले लें, शुगर ले लें, ऐसे सॉल्यूट्स हम लोग जब ऐड करते हैं, यूरिया वगैरह लेते हैं हम लोग, तो वो वाटर में जाने के बाद डिसॉल्व तो होते हैं बट डिसोसिएट नहीं होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो डेफिनेशन कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कि यह नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की यहां बात हो रही है, यानी एन की बात हो रही है। तो हमारे पास ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं, अगर हम लोग 1 मोल हम डालते हैं तो वो डिसॉल्व होने के बाद भी अंदर में 1 मोल ही रहता है, वो टुकड़ों में टूटता नहीं है, उसकी संख्या जितना हम पार्टिकल डालें उतनी ही रहती है। जबकि अगर हम सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो आप सभी जानते हैं कि वो Na+Cl बनने से टूट जाता है, भले मास वही रहेगा लेकिन हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मतलब है, 1 के बजाय अब वो 2 पार्टिकल बन जाता है। तो सॉल्यूट्स में डिसोसिएशन भी होता है, सॉल्यूट्स में एसोसिएशन भी होता है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो वो डायमराइज हो जाता है वाटर के अंदर में। डायमराइज मतलब 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बना करके वो 1 बन जाते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल अब 1 बन गया, तो वो हो गया एसोसिएशन, है ना। तो हमारे पास सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डालने के बाद, सॉल्यूशन में बनाने के बाद उनकी संख्या नहीं भी बढ़ती है, बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है। ठीक है ना, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हमने
1 मोल NaCl लिया है और हमें सॉल्यूशन बनाने के बाद हमें उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर में जो हम N का मान रखेंगे वो तो N1 रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम 1 मोल NaCl लिए हैं। बट एक्चुअली क्या होगा, हम जब सॉल्यूशन में NaCl को मिलाएंगे तो वो हो चुका होगा अंदर में 2 मोल, 2 पार्टिकल बने होंगे, एक NaCl 2 बन गए होंगे, एक Na प्लस और एक Cl माइनस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इंक्रीज कर गया ना। तो अब वो बन गया जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसकी संख्या डबल हो गई, तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, जो हम लोग कैलकुलेट किए होंगे उसका डबल आएगा एक्सपेरिमेंट में। तो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज को कैलकुलेटेड के बराबर करने के लिए जो एरर आ रही है दोनों के बीच में, वो एरर को हम लोग एक कांस्टेंट से इंडिकेट करते हैं, आयोटा से, और दैट इज वांट्स ऑफ फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कैलकुलेटेड में, ताकि वो एक्सपेरिमेंटल के बराबर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यही है वांट्स ऑफ फैक्टर, जो निकाल कैसे सकते हैं। तो नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल क्या होता है, तो आपने वेरियस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपने देखी है, उसका एक्सपेरिमेंट करके, लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर अगर एक्सपेरिमेंट से निकाल लेते हैं तो उसका डेटा लेकर के पाई बराबर CRT, इसमें जो मोलर मास का टर्म है M, अगर यहां से एक्सपेरिमेंटल डेटा को पुट करके यहां से M निकाल लेंगे तो वो कहलाएगा एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना, किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की मदद से। तो अगर हम लोग नॉर्मल बटा एबनॉर्मल करते हैं तो वो आ जाएगा तुम्हारा I का मान आएगा। दूसरा, एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इसी को ऑब्जर्व बोलते हैं बाय कैलकुलेटेड, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी प्राप्त किए और नीचे फॉर्मूलास जो प्राप्त किए उसको अगर रेशियो ले लेंगे तो यहां पर वो वांट्स ऑफ फैक्टर कहलाएगा। या अगर कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, अगर वो रिएक्शन जनरल रिएक्शन मान लो की बात करते हैं, तो रिएक्शन के बाद जितने पार्टिकल है, कोई रिएक्शन मान लो कि T1 टाइम में शुरू हुआ, T2 टाइम में खत्म हो गया, तो T2 टाइम में कितने उसमें अंदर में पार्टिकल्स है, मान लो 100 पार्टिकल्स हैं T2 टाइम में, T1 टाइम में मान लो 50 पार्टिकल्स थे, तो बाद में कितने पार्टिकल हुए डिवाइडेड बाय पहले कितने पार्टिकल थे, ये हो जाएगा वांट्स ऑफ फैक्टर। अब ये जो केमिकल इक्वेशंस है वो 2 तरह के होंगे। उससे पहले बता दें आपको हम, वांट्स ऑफ फैक्टर अगर 1 है तो 1 तभी पॉसिबल होगा जब ये ऊपर और नीचे बराबर होगा, मैंने जितने पहले पार्टिकल थे बाद में उतने ही पार्टिकल है, यानी कि ना ही एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन, तो वांट्स ऑफ फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वांट्स ऑफ फैक्टर का मान 1 से ज्यादा है, मतलब डिसोसिएशन हुआ है, क्योंकि ऊपर बाद में पार्टिकल ज्यादा मिले हैं, बाद में ज्यादा कम मिलता है जब टूटता है, और अगर एसोसिएशन हो जाएगा तो बाद में पार्टिकल घट जाएगा, तो वहां पर वांट्स ऑफ फैक्टर का मान 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अच्छा, जैसे कि अगर कंप्लीट डिसोसिएशन की बात करेंगे, तो जैसे कि मान लो कि पोटेशियम सल्फेट है, वाटर में गया, ये वाटर में जाने के बाद ये कंप्लीटली मान लो कि डिसोसिएट हो गया, तो एक पोटेशियम सल्फेट कितना आयन दे रहा होगा, 2 पोटेशियम आयन 1 सल्फेट आयन, तो 3 आयन दिया, पहले लिए थे 1, अब हो गया वो 3 में 1 ही हो गया उसका वांट्स ऑफ फैक्टर। अब यही क्या होता है जब कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जिसको हम 50 मान लो कि एसिडिक एसिड, वीक एसिड है, टोटली H+ आयन नहीं देता है, मतलब कि 50 अगर मॉलिक्यूल तुम एसिडिक एसिड के पानी में डालोगे तो 3-4 मॉलिक्यूल उसमें से मान लो आयोनाइज हो गया, बाद की अनडिसोसिएटेड रह गया, तो वहां क्या होगा वांट्स ऑफ फैक्टर। तो फॉर एग्जांपल 50 में से 5 आयोनाइज हो गया, तो बच कितना गया, 45। इधर 45 मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे हैं जो कि बचे हुए हैं। अब 5 टूटा होगा तो एसिटिक एसिड क्या बना होगा, एसीटेट प्लस H+, तो 5 टूटे कितना बन गया, 10 बन गया, तो 45 प्लस 10 कितना हो गया, 55 हो गया। तो आफ्टर डिसोसिएशन 55 पार्टिकल, बिफोर 50, तो 50/55 ये हो जाएगा हमारा वांट्स ऑफ फैक्टर। तो पार्शियल डिसोसिएशन जहां पर हो रहा हो वहां पर एक टर्म का यूज करते हैं हम लोग, दैट इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या एक्स, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन केस में एक्स और अल्फा डिसोसिएशन केस में। अल्फा कैसे निकालते हैं, तो वांट्स ऑफ फैक्टर I-1/n-1, और x कैसे निकालते हैं, तो n-1 नीचे वाला बिल्कुल सेम है। एसोसिएशन केस में डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो नीचे वाला बिल्कुल सेम है, ऊपर वाला जो I-1 है उसको पलटा दो, यहां पर 1 - I कर दो और बदले में एक मल्टीप्लाई कर दो n से, ये हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहीं से आपको अगर ये दिया हुआ रहता है तो I निकल सकता है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इनिशियल पार्टिकल्स n, ठीक है ना। तो ये हमारा वांट्स ऑफ फैक्टर है। अब कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज रहता है यहां पर ना, तो इसमें उस एरर को दूर करने के लिए I से मल्टीप्लाई कर देते हैं। I से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब ये हो गया एररलेस। अब जो हमारा एक्सपेरिमेंटल है प्लस जो कैलकुलेटेड हो रहा है, अब अगर इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल के बराबर आएगा,
तो एरर दूर करने के लिए वन फैक्टर लाया गया। अब अंतिम पार्ट में डिफरेंट जो 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट पार्ट में यहां पर चलते हैं, जिसमें कि हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि 4 होता है। एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर में अगर हमारे पास कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मोलैरिटी दी हुई, तो पाई बराबर CRT है, पाई बराबर ये N/V हो गया, मोल बटे वॉल्यूम RT। अगर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा तो पाई बराबर SRT बटे वेट ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे हम लोग। यहाँ पर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर की केस की बात करें तो ये क्या होता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, माइनस जितना सॉल्यूशन बनने के बाद आया, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है ना। यानी लोडिंग बटे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये हो गया रिलेटिव लोडिंग, ठीक है। अच्छा, राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे तो 2 केस में है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी है और वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होता है कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होता है, ये तो डाल्टन लॉ है कि टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर जो होता है ना, वो टोटल प्रेशर उसके अंदर में उपस्थित सभी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है, यानी कि P टोटल बराबर PA प्लस PB। एक मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट्स का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसका सम कर देंगे तो वो मिक्सचर का टोटल प्रेशर करता है। ये डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर हो गया। और राउल्ट लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर किसी भी चीज का, किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का, ठीक है ना, वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर जो होता है वो हम लोग लिख सकते हैं प्योर स्टेट में उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जो कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन दैट मिक्सचर, यानी कि PA बराबर P0A XA, PB बराबर P0B XB, ठीक है ना, ये हो गया। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम जानते हैं कि डेल्टा TB जो है वो मोलैलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये KB यहाँ पर इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मोलैलिटी को एक्सप्लेन कर दी तो मोलैलिटी हो गया, ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी है, तो वेट N/W हो गया, नहीं वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पर है, तो ये हो गया N हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पर kg में है और अगर यहां ग्राम में गिवन है तो यहां पर by 1000 हो जाएगा, तो कि 1000/W हो गया। KB इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट कभी अगर निकालने दिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है R इंटू वेट, जिस सॉल्वेंट का हम लोग को निकालना है इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट उसका वेट हो गया। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट TB है उसका स्क्वायर कर दिए यहाँ पर 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन, यानी कि इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन उस सॉल्वेंट का, ठीक है ना। RW क्या हो गया, RW TB स्क्वायर बटे 1000 इंटू वेपोराइजेशन का इंथैल्पी, ठीक है ना। उसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है डेल्टा TF जो है वो है KF इंटू मोलैलिटी है, सेम टू सेम फॉर्मूला है, खाली यहाँ पर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आ गया। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट में कुछ नहीं, यहाँ पर जो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर जाएगा और यहाँ पर जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वहां पर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। बस इतना ही फॉर्मूला है आपके इस चैप्टर में, जो कि आपको अगर बेहतर हो जाएगा तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन चैप्टर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि दूसरे किसी का भी टाइम जो है ना बचते हुए बहुत ही शॉर्ट टाइम में लगभग पूरे चैप्टर के इस सॉल्यूशन के पूरे चैप्टर का लगभग फॉर्मूला का रिवीजन हो जाए, फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट है कि थ्योरी भी बहुत सारा ध्यान में आ ही जाएगा। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए दोस्तों में शेयर जरूर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। बातों की मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।